अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर को हम बिगिन करते हैं जहाँ पे हमने अभी ब्रेक से पहले ख़त्म किया था। हमने जो है मॉस कंट्रोल थायरिस्टर और डायैक के ऑपरेशन को हमने अच्छी तरह से देख लिया था। तो जब हमारे पास डायैक है मतलब कि एक टू क्वाड्रेंट आपके पास ये स्विच है जो कि अच्छे तरीके से आपके पास फर्स्ट और थर्ड दोनों के अंदर जो है बिहेव करता है। तो ये AC टू AC कन्वर्जन के केस के अंदर इस तरह की डिवाइसेस का हमारे पास काफ़ी फ़ायदा होता है कि सिंगल डिवाइस ही आपके पास जो है एक कॉम्प्लेक्स मतलब डायोड्स आपने अगर यूज़ करने हो तो मल्टीपल यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन डायैक या ट्रायैक जैसी डिवाइसेस सिंगल ही आपके पास काम कर जाती हैं। डायैक को देखने के बाद हम ट्रायैक के ऊपर आते हैं, जिसकी कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो तकरीबन उसी तरीके से है जैसे कि आपके पास डायैक के केस में थी, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो ये मेटल है ये फुल एंड तक जाने की बजाय यहाँ तक इसको स्टॉप कर दिया एक MT1 टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे तो इसके दो टर्मिनल्स का नाम MT2 और MT1 रख दिया। MT1 आप याद रखें ग्राउंड के साथ एसोसिएटेड है, तो जिस साइड पे MT1 है उसी साइड के ऊपर आपके पास ग्राउंड है। जिस तरह थायरिस्टर के केस में होता था उसी तरह यहाँ पे ये बनाया गया। फर्दर क्या होगा कि ये इस P टाइप रीजन के अंदर आपने एक N टाइप एरिया भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और ये गेट जो है ये भी दोनों जो डोपिंग लेवल्स हैं उसके ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस यहाँ पे भी जो है आपके पास MT1 पे भी इसी तरीके से है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गेट एक तरह का आपने ऐसे डिज़ाइन किया कि दोनों पोलैरिटीज़ पे काम कर सके। तो ऑपरेशन को देखते हैं तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि क्योंकि ये डायैक का ही कंस्ट्रक्शन के ऊपर आगे फर्दर काम हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप गेट के ऊपर कुछ अप्लाई नहीं करते तो इसने उसी तरीके से बिहेव करना है जिस तरीके से ये डायैक के केस में कर रहा था। मतलब कि आप इंतज़ार करते रहेंगे वोल्टेज के ऊपर जब तक कि आपके पास जो है ब्लॉकिंग रेंज से बाहर आके ब्रेक ओवर वोल्टेज आएगी, उसके ऊपर आपके पास जो है थायरिस्टर ने ऑन हो जाना है। इस केस में ये वाला ऑन हो जाएगा पॉजिटिव के केस के अंदर, और आपके पास यहाँ पर से जो है ना करंट फ्लो करने लग जाएगा। ऑफ़ करने के लिए आपको जो है सर्किट के अंदर से करंट जो है उसको लैचिंग करंट या होल्डिंग करंट जैसे कि थायरिस्टर के केस में होता था उससे कम करेंगे, या करंट की डायरेक्शन नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे ये स्टॉप कर जाएगा। इसी तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन पे MT1 अगर पॉजिटिव हो और MT2 आपके पास नेगेटिव है तो वहाँ पे आपके पास जो है ये इस तरीके से ये वाला थायरिस्टर एक्ट कर रहा होगा, जिसके अंदर लीकेज करंट की वजह से ब्रेक ओवर जो है वो आपके पास आ जाएगा इस वैल्यू के ऊपर, सॉरी ये वाली जो वैल्यू है, और वहाँ पे आपके पास क्या है लीकेज करंट जो है इस थायरिस्टर को ऑन कर देगा। अच्छा, तो जो चीज़ इसके अंदर नई है वो हमारे पास ये गेट का टर्मिनल है। तो हम अब ये देखते हैं कि ये गेट का टर्मिनल कैसे एक्ट करेगा। गेट के ऊपर अगर आपके पास MT2 पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू MT1, तो गेट को भी आप अगर जो है पॉजिटिव रखेंगे, मतलब गेट और MT2 की पोलैरिटी सेम आपके पास होती है एज़ कम्पेयर टू MT1। गेट को पॉजिटिव करेंगे तो आपके पास जो है कम वोल्टेज के ऊपर भी जो है ये जो थायरिस्टर आपके पास जो पैसिटी की तरफ बन रहा था वो ऑन हो जाएगा और करंट आपके पास फ्लो करने लग जाएगा। इसको आप ये देख लें कि MT2 से MT1 तक जो ये आपके पास थायरिस्टर बन रहा है, ठीक है, तो ये गेट के ऊपर आपके, अच्छा ये ऊपर की डायरेक्शन की तरफ हम बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो इसको जब आप पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर से आपके पास जो है ये जो PN जंक्शन है इधर से होल्स मूव करेंगे और इस जंक्शन को ऑन करने लग जाएंगे। ये NPN की बेस है, ठीक है, तो NPN की बेस है तो इसको ऑन करेंगे, ये यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, ये PNP की बेस में से करंट अवे मूव कर रहा है, लैचिंग का फिनोमेना इनिशिएट हो जाएगा। दूसरे केस के अंदर जब आपके पास ये पॉजिटिव है ये आपके पास नेगेटिव है तो इसके मुकाबले में इसको नेगेटिव होना चाहिए। इस केस में जो करंट का आपके पास फ्लो का पाथ है वो आपके पास ये वाला पाथ है, ठीक है, कि यहाँ पर से करंट ने इस साइड के ऊपर मूव करना है। तो
PN आपके पास उस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आपने ये नेगेटिव एक बनाया हुआ है तो इस केस के अंदर आपके पास जो है ना यहाँ से चार्जेस जो हैं इस डायरेक्शन के अंदर अवे को ये मूव करेगा, इस जंक्शन को एक तरह से ऑन कर देगा। इस जंक्शन को ऑन करने की वजह से आपके पास जो है करंट इस तरफ को फ्लो करना शुरू कर देगा, जो कि इस पूरे के पूरे सर्किट को ऑन करवा देगा। इसको ज़रा हम आगे देखते हैं जहाँ डिटेल के अंदर हमारे पास जो है चार्जेस के साथ इस चीज़ को शो किया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये जंक्शन जो है रिवर्स बायस्ड है, ये फॉरवर्ड बायस्ड टेंडेंसी है इसकी, ये रिवर्स बायस्ड है और इसकी फॉरवर्ड बायस्ड की टेंडेंसी है। गेट पे पॉजिटिव पल्स आपने अप्लाई की, चार्जेस इधर से आए, इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया। जैसे ही ये जंक्शन आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड हुआ है तो उसकी वजह से आपके पास क्या प्रोसेस हुआ है, आपके पास ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। तो ये NPN यहाँ पे बल्कि लिखा भी है, पॉजिटिव गेट पल्स इज अप्लाइड, द फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन क्लोज टू MT1 टर्न्स ऑन। उसके बाद आपके पास ये NPN ऑन हो जाएगा। NPN जो है इस PNP को ऑन कर देगा और लैचिंग के फिनोमिना से करंट सारा फ्लो करने लग गया। दिस रिजल्ट्स इन द टर्निंग ऑन ऑफ द NPN ट्रांजिस्टर। द NPN ट्रांजिस्टर टर्न्स ऑन द एंटायर PNPN थायरिस्टर विद इन द ट्रायैक रीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद आप ये गेट पल्स ख़त्म कर दें तो ट्रायैक फिर भी ऑन रहेगा जब तक कि करंट की डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होती। तो इसी तरीके से जब ऑपोजिट पोलैरिटी के ऊपर आप करते हैं तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है, तो आप जो है इस PN के अंदर से जो है ना इस जंक्शन को ऑन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास नेचुरल टेंडेंसीज उसकी किस तरह से होती है उसको देख के हम ये ऑपरेशन इसका देख सकते हैं। ठीक है, उस केस में हमारे पास जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमारे पास जो है इसकी टेंडेंसी ऑफ होने की है, इसकी टेंडेंसी ऑफ होने की है और ये वाला जो है इसकी ऑन होने की टेंडेंसी है। तो यही जो गेट है इसको सिमेट्रिक तरीके से कंस्ट्रक्शन में रखा जाए तो आप दूसरी डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इतने अच्छे तरीके से ये चीज़ नहीं इसमें बनी हुई। अच्छा जी, ओवरऑल जब हमने ये तमाम डिवाइसेस देख ली तो इसका हम अगर समराइज़ करके देखें तो हमारे पास हाईएस्ट वोल्टेज और करंट रेटिंग की जो डिवाइस है वो हमारे पास है थायरिस्टर। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एक दफ़ा डिवाइस ऑन हो जाए तो आप ऑफ़ नहीं कर सकते। अगर आप ऑफ़ की फंक्शन, अच्छा, और ये डिवाइस अल्ट्रा स्लो भी है। अल्ट्रा स्लो होने की वजह से जो है ना आप बहुत ही लो इसको 50 हर्ट्ज़ तक के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उसकी बजाय जब आप जो है टर्न ऑफ की फंक्शनैलिटी डालते हैं तो क्योंकि एरिया जिसको आपने ऑन या ऑफ़ करना है और गेट का जो उसके साथ कनेक्शन है वो थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से वोल्टेज और करंट रेटिंग डिवाइस की रिड्यूस कर जाती है। लेकिन दूसरे केस में आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन भी आप जो है बढ़ा के 1 किलो हर्ट्ज़ तक तकरीबन ले आते हैं गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर में। तो ये तकरीबन 3 किलो वाट से जो है 2 किलो वाट से थोड़े कम वैल्यू तक ऑपरेट कर जाएगा। फिर आपके पास इस कैटेगरी के अंदर जो अगली चीज़ आती है वो आपके पास है मोस्ट कंट्रोल्ड थायरिस्टर। अच्छा, जो आपके पास जो है डायैक ट्रायैक हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर मोर और लेस फॉल कर जाते हैं, और जहाँ पे कंट्रोल क्योंकि इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं क्योंकि उनको ऑफ नहीं किया जा सकता। अच्छा, मोस्ट कंट्रोल्ड थायरिस्टर के केस में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है वो तकरीबन टेंस ऑफ किलो हर्ट्ज़ तक पहुँच जाता है। और उसका वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने मॉसफेट्स को इस्तेमाल किया है डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए, तो वो एक रिलेटिवली फास्टर प्रोसेस है। पर आपके पास जो है करंट रेटिंग जो है वो आपके पास फर्दर रिड्यूस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू GTO। ठीक है, तकरीबन जो है 750 आप समझ लें एम्पेयर तक कर सकता है, और वोल्टेज के केस में 1.5 किलो वोल्ट तक जो है आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी ऑफ हमारे पास स्विचेस हैं, यूनिपोलर स्विचेस के केस में अगर हम लोग देखें, बल्कि ये भी यूनिपोलर ही हैं,
पर जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास, जो डीसी में ज़्यादातर जिनको इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारे पास है सबसे प्राइमरी था बीजेटी। बीजेटी आपके पास 10 किलो हर्ट्ज़ तक काम करेगा, लेकिन वोल्टेज और करंट उसकी रेटिंग काफ़ी जो है एक तरह से कम है, पर फिर भी एटलीस्ट एमसीटी से ज़्यादा ही बीजेटी फ्लो करवा लेता है करंट। पर अगर आपने जो है उसके जगह आप मॉसफेट यूज़ करते हैं, तो मॉसफेट आपके पास 1 मेगाहर्ट्ज़ तक ऑपरेट करेगा, पर उसकी जो है वोल्टेज रेटिंग जो है वो रिलेटिवली काफ़ी कम है, और करंट रेटिंग भी उसकी जो है ना काफ़ी कम है, 100 एम्पेयर्स तक, ये आप इसको समझ 200 एम्पेयर्स तक। पर अगर ये बीजेटी और मॉसफेट को मिला के आईजीबीटी वाली डिवाइस को देखा जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी इंटरमीडिएट इन दोनों के दरमियान में रेटिंग एक तरह की आ जाती है। वोल्टेज ये सफिशेंटली लार्ज को जो है ब्लॉक कर सकता है, करंट ये तकरीबन जो है 500-600 एम्पेयर्स को पास कर सकता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन 100 किलो हर्ट्ज़ है। तो जहाँ पे हाई पावर आपने यूज़ करना हो, बीजेटी आउटडेटेड है, तो आप जो है आईजीबीटी को ही यूज़ करते हैं, जैसे कि मोटर्स के केस में इग्निशन सिस्टम्स हो गए वहाँ पे। तो ये हमारे पास ना तमाम ये जो डिवाइसेस थी, हमें पता, हमने इन सारों की एक तरह की कंस्ट्रक्शन देख ली, तो हमें यहाँ पे अब आइडिया हो गया कि क्यों मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं वो इस तरीके से डिफरेंट रेटिंग्स रखती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम सर्किट्स के अंदर देखें, तो अगर हमारे पास किसी जगह के ऊपर जो है ये बीजेटी लगा है सर्किट के अंदर, और उसको हमने ऑन करना है, तो हम बेस के ऊपर एक पल्स हायर देन द एमीटर जो है वो एक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, साथ उसके करंट भी आपके पास जा रहा होगा। तो जब तक आपके पास ये वोल्टेज पल्स और कॉरस्पॉन्डिंग करंट आपके पास फ्लो कर रहा होगा, तो ये एक स्विच के तौर पे ऑन होगा, और आउटपुट पे आपके पास वोल्टेज वीएस आ रही होगी आइडियली स्पीकिंग। और जब आप जो है यहाँ पर से इसको जब आप जो है यहाँ पर से पल्स इसको रिमूव करेंगे, तो ये आउटपुट आना बंद हो जाएगी। तो ये इसको इस्तेमाल करके हमने स्विच बना लिया। इसी तरीके से आईजीबीटी को देखें, या जो है गेट टू सोर्स, हम ये पावर मॉसफेट को अगर देखते हैं, तो हम गेट टू सोर्स वोल्टेज पल्स प्रोवाइड करेंगे, तब तक डिवाइस ये स्विच ऑन है, वोल्टेज आउटपुट के क्रॉस आ रही है, और जब ये वोल्टेज हम नहीं सप्लाई करेंगे VGS, तो हमारे पास आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। प्रिटी स्टैंडर्ड। तो अगर डीसी के साथ आप जो है थायरिस्टर को यूज़ करते हैं, तो आपके पास अगर नॉर्मल थायरिस्टर है, उस केस में पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करेंगे तो डिवाइस स्विच ऑन हो गया। उसके बाद दोबारा पॉजिटिव पल्स अप्लाई करते हैं, नेगेटिव पल्स अप्लाई करते हैं, तो डिवाइस ने ऑफ नहीं होना, ठीक है। तो अगर इस तरह का करैक्टरिस्टिक आए और आपसे पूछा जाए कौन सी डिवाइस है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है ना थायरिस्टर है। थायरिस्टर है और GTO नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पल्स पे ऑफ नहीं हुआ। तो अगर आपके पास जो है पॉजिटिव पल्स पे ऑन हुआ है और नेगेटिव पल्स के ऊपर ऑफ भी हो रहा है, ठीक है, तो क्योंकि ये पल्स की ड्यूरेशन पल्स है और एक कंटिन्यूस सिग्नल नहीं है, इसका मतलब है कि बीजेटी मॉसफेट और साथ में जो है आईजीबीटी, तो ये डिवाइस नहीं है, और थायरिस्टर इसलिए नहीं है कि ये डिवाइस ऑफ भी हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ जो हमारे पास दो ऑप्शन रह जाती हैं, वो है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर या मॉस कंट्रोल थायरिस्टर, जिसके अंदर ये पल्स देने के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एटलीस्ट इन डिवाइसेस का हमने थोड़ा सा जो है ओवरव्यू देख लिया कि किस तरीके से सर्किट के अंदर हमारे पास आइडियल केसेस में ये हमें नज़र आएगा बिहेवियर। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं चीज़ बताता हूँ कि ये जितने भी अभी डिवाइसेस बताई गई थी, ये सारी की सारी सिलिकॉन बेस्ड है, ठीक है। NPN जितने भी ये रीजन है, ये आपके पास सिलिकॉन के अंदर डॉपिंग करके बनाए गए हैं। तो सिलिकॉन के अंदर हमारे पास जो क्रिटिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइस के अंदर आ जाए, तो आपके पास ब्रेक डाउन अकर कर जाता है। तो ये हमारे पास ब्रेक डाउन वोल्टेज की लिमिटेशन एक तरह से बनाती है। ये तकरीबन 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर होती है। तो
सिलिकॉन के केस में ये है। और इसी तरह डोपिंग की बेस के ऊपर आप जो है ऑन रेजिस्टेंस उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो सिलिकॉन जो है ये पहले जो है प्राइमरीली इन डिवाइसेस के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब जो है हमारे पास जो चीज़ एक यूज़ होती है वो है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो ये सिंपल सिलिकॉन को इस्तेमाल करने की बजाय सिलिकॉन कार्बाइड है। अब इसमें ये भी, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 जो हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके पास एक तरीके से ये समझ लें आपके एक तरह का जो है लैटिस टाइप ही स्ट्रक्चर इसका भी बन जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का। लेकिन सिलिकॉन कार्बाइड के केस में क्रिटिकल इलेक्ट्रिक जो आपके पास फील्ड है वो आपके पास है 10 टाइम्स दैट ऑफ सिलिकॉन, जिसका मतलब है कि अगर 10 to 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर के ऊपर आपके पास जो है ब्रेक डाउन अगर कर रहा था तो अब 10 to the power of 6 पे आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो डिवाइस आपने बनानी है उसकी जो थिकनेस है, जो एरिया इसका यूज़ करना है आपने ब्रेक डाउन के लिए n माइनस रीजन के लिए, ठीक है, लेट्स से ये n प्लस है, ये p प्लस है, ये आपके पास एनोड है, ये आपके पास जो है कैथोड है। इस तरह से कर लेते हैं पूरा। तो आपके पास क्या होगा कि ये जो n माइनस रखना है ना, अगर सिलिकॉन कार्बाइड में ये वाला क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो अगर आपने सिलिकॉन के केस में इसकी विड्थ जो है वो 500 माइक्रोमीटर रखी थी, ठीक है, माइक्रोमीटर, तो सिलिकॉन कार्बाइड के केस में आपको इसकी विड्थ जो है वो खाली 50 माइक्रोमीटर आपको रखनी होगी, सेम ब्रेक डाउन वोल्टेज के लिए, जिसका मतलब है कि ये वाली डिवाइस रिलेटिवली कॉम्पैक्ट होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जब सिलिकॉन कार्बाइड में डोपिंग की जाती है एज़ कंपेयर टू सिलिकॉन, तो जो रेजिस्टेंस आपके पास जो आती है वो सिलिकॉन के मुकाबले में तकरीबन सेम एरियाज़ के साथ ये जो डिवाइस बनेगी वो 100 टाइम्स कम है। ठीक है, तो अगर आपने एक जो है मॉसफेट टाइप ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि आपके पास सिलिकॉन के ऊपर बेस था, तो उसकी बजाय अगर, बल्कि मॉसफेट के ऊपर तो क्योंकि लिमिटेशन ही आपके पास दूसरी चैनल की है, बीजेटी को हम कंसिडर कर लेते हैं, तो बीजेटी के केस में जो ऑन रेजिस्टेंस आपके पास आ रही है उसके मुकाबले में सिलिकॉन कार्बाइड का बना हुआ जो बीजेटी है उसके अंदर उसकी ऑन रेजिस्टेंस 100 टाइम्स कम होगी, जिसका मतलब है कि लॉसेस आपके पास भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ओवरऑल जो है यही वजह है कि सिलिकॉन की बजाय अब ये सारी की सारी जो डिवाइसेस स्वाय मॉसफेट से जो कंट्रोल करना है, क्योंकि वो एलिमेंट खैर वो वैसे भी इतना लॉसी उस तरह से नहीं है जहाँ पे कंट्रोल के लिए लगा रहे हैं, तो वो सब कुछ सिलिकॉन कार्बाइड का बनाया जाता है। और इसकी बजाय इससे भी बेहतर जो है अब एक और भी एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, जो कि एलुमिना इसको कहते हैं। एलुमिना आपके पास है, एलुमिना ये है और एलुमिनियम नाइट्रोजन है, और एक एलुमिनियम नाइट्रेट भी होता है, खैर लेकिन वो इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो उसके केस में जो है आपके पास क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड सिलिकॉन कार्बाइड से भी ज़्यादा है। तो ये एक एक्टिव फील्ड ऑफ रिसर्च है, काफ़ी जो है ना मटेरियल्स के ऊपर इधर करके और डिवाइसेस बना के फैब्रिकेट करके चेक किया जाता है, उनकी जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंट पैरामीटर्स को वैल्यूएट करके जो है ना ये काम किया जाता है। तो इसके ऊपर काफ़ी जो है आपके पास जो है ना पेपर्स वगैरह भी रिलेटिवली रिसेंट जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, तो डिवाइसेस को हमने फिर देख लिया। उन तमाम केसेस के अंदर कंस्ट्रक्शन ओवरऑल इसी तरह की रहेगी, कुछ एडिशनल टेक्निक्स यूज़ होती हैं, पर क्योंकि फंडामेंटली वो भी इसी तरीके से बिहेव करेंगे जिस तरह से यहाँ पे है कि हमने ये जो बात मैंने की थी, इधर मैंने कहीं सिलिकॉन का नाम लेके तो नहीं ना इंजेक्शंस की, तो वहाँ पे भी एन और पी टाइप इसी तरीके से आपके पास जो है डोपिंग एरियाज बनेंगे। तो सिलिकॉन कार्बाइड के केस में डिवाइस रिलेटिवली ऑप्टिमल होगी एज़ कम्पेयर टू सिंपल सिलिकॉन। तो बाकी जो है ये जो कुछ आपको पढ़ाया गया ये सब कुछ उस केस में भी वैलिड है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम आगे आते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक के जो है ना सर्किट्स की तरफ। तो जैसे कि आपको
स्टार्ट में भी बताया गया था कि हमारे पास जो पावर कन्वर्टर्स हैं, यहाँ पे मेन मकसद है कि इनपुट से आउटपुट की साइड के ऊपर जो है ना इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट किया जाए, कोई ना कोई कंट्रोल इनपुट हमारे पास होगी। तो अगर जो ये इनपुट पावर जो है अगर तो हमने सिंपल जो है डायोड्स की बेस पे रेक्टिफिकेशन की है, रेक्टिफिकेशन के केस में क्या होगा कि इनपुट साइड पे एसी है, आउटपुट साइड पे हमारे पास डीसी है। लेकिन अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का मतलब है कि डायोड्स के साथ है, आप जो है आउटपुट साइड के ऊपर जो डीसी का एम्पलीट्यूड है उसको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सर्किट ही कंट्रोल कर रहा है। तो डायोड रेक्टिफायर्स आपके पास आगे डीसी टू डीसी अगर आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो डीसी टू डीसी के केस के अंदर आपके पास जो है चॉपर्स आ जाते हैं, जहाँ पे आपने बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी वगैरह उन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये आपने हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करना होता है तो कोशिश की जाती है कि वो बीजेटी को बल्कि आप भूल जाएं, इसमें से मॉसफेट, आईजीबीटी को यूज़ किया जाता है। डीसी टू एसी कन्वर्टर्स जो है, इन्वर्टर्स जब आपने यूज़ करने हैं तो यहाँ पे तो आईजीबीटी ही आपके पास जो है ना मेन डिवाइस है, ठीक है। बीजेटी पहले होते थे लेकिन बीजेटी के अंदर जो है ना लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये डीसी टू एसी कन्वर्जन के अंदर आप जो है इनको यूज़ करते हैं। एसी टू डीसी कन्वर्जन जब आपने करनी है तो वहाँ पे जो है आप यूज़ करना, अच्छा यहाँ पे साथ में हमारे पास SCR GTO ये भी यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। वो हाई लेवल के ऊपर करना हो ना, हाई पावर लेवल्स पे, तो वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। AC टू DC आपने रेक्टिफायर्स है, वहाँ पे भी SCR और GTO इस्तेमाल किए जा सकते हैं। IGBT जो है उस रेंज में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। AC टू AC कन्वर्जन के केस के अंदर आपके पास क्योंकि 2 क्वाड्रेंट्स में साइमल्टेनियस ऑपरेशन चाहिए होता है, आप ये वाली डिवाइसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल 2 SCR लगा के काम कर लें। लेकिन जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो वो काम आप कर सकते हैं यूजिंग डायैक एंड ट्रायैक, ठीक है। डायैक और ट्रायैक के साथ ये काम हो सकता है। तो डायोड रेक्टिफायर्स के केस में आपके पास ये एक एग्जांपल है, आपने जो है ट्रांसफार्मर लगा के आइसोलेशन जो है वो अचीव की है, और उसके बाद आपने क्या किया है कि ये आपका लोड रजिस्टर है, तो 2 डायोड्स आपने लगा दिए। जब पॉजिटिव साइकिल आपके पास आएगा तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर जो है ये आइडियल डायोड्स कंसिडर करते हुए आपके पास ये डायोड ऑन हो जाएगा। तो ये डायोड जब ऑन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इस वोल्टेज को, लेट से हम इधर हम ग्राउंड कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जब हायर वोल्टेज के ऊपर आएगा तो ये सारी की सारी वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी। तो ग्राउंड के मुकाबले में ये हाई वोल्टेज है, तो ये डायोड आपके पास जो है ना वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा होगा। दूसरे केस के अंदर जो है जब हमारे पास नेगेटिव पीक आएगी तो ये ऊपर वाला डायोड ब्लॉक कर रहा है, नीचे वाला डायोड आपके पास ऑन हो गया, ये वाला आपके पास ब्लॉकिंग मोड में है, तो आप AC टू DC कन्वर्जन यहाँ पे अचीव कर लेंगे। इसी तरीके से DC टू DC कन्वर्जन अगर आपने करनी है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये जैसे IGBT को यूज़ किया गया, तो DC के साथ आगे आप इसको ऑन ऑफ करते रहेंगे गेट टू मीटर, ठीक है। तो जब तक इसको ऑन रखेंगे तो आपके पास आउटपुट पे वोल्टेज आएगी, ऑफ करने पे नहीं। तो यहाँ पे आपने बेसिकली किया है कि ये जैसे आपको DC बक कन्वर्टर का एक जो है स्टार्ट में पहले 2-3 लेक्चर्स के अंदर चीज़ बताई गई थी, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि कंटिन्यूस DC सिग्नल के अंदर से, जो कि सप्लाई के केस में इस तरीके से कंटिन्यूस जानी थी, उसके अंदर से आपने ये स्विच लगा के जो है चॉपिंग का इफेक्ट वो ले लिया, उसमें से कुछ हिस्सा जो है चॉप ऑफ कर दिया इस तरीके से कि एवरेज वैल्यू रिड्यूस कर जाए। इसी रिड्यूस्ड एवरेज वैल्यू को आगे आप कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन करके तो आप जो है DC की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो डेल्टा है ये ड्यूटी साइकिल है आपके पास। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है DC टू AC कन्वर्जन। यहाँ पे जो है
आपने मॉसफेट्स या IGBTs को यूटिलाइज़ किया जाता है। तो इधर क्या होगा कि जी आपके पास DC है, आउटपुट पे AC चाहिए, तो आप AC लेने के लिए अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो लेट से पहले इस मॉसफेट्स को जो है 1 को ऑन कर देते हैं और 2 को, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया। 1 और 2 को आप ऑन करेंगे, पॉजिटिव पल्सेस इन दो को देंगे, तो रिज़ल्ट आपके पास क्या निकलेगा कि जी ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है इधर आ गई और नेगेटिव वोल्टेज इधर आ गई और करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप इधर 1 और 2 की बजाय जो है 3 और 4 पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे और बाकी टर्मिनल्स को रहने देंगे, तो उस केस के अंदर आपके पास ये वाला हिस्सा इधर से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा टॉप के साथ और ये नेगेटिव साइड के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगी और इस साइड पे आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगी, जिसका मतलब है करंट इस डायरेक्शन में आपके पास फ्लो कर रहा होगा रेजिस्टिव लोड के केस में। इंडक्टिव लोड में सडनली ऐसे चेंज आपको नज़र नहीं आएगी। खैर इस केस में जब आप ओवरऑल देखते हैं तो आपको पता चलता है कि लोड के क्रॉस आपने आधे हाफ साइकिल के अंदर जो है पॉजिटिव वोल्टेज है, दूसरे हाफ साइकिल में नेगेटिव है। तो इस केस में जब आप अपना रिलेशन यूज़ करके नेट एवरेज DC वैल्यू निकालेंगे तो वो ज़ीरो आएगी और AC वैल्यू जो RMS है वो आपके पास V आउटपुट VS आपके पास आ जाएगी। तो ये आइडियल केस में जितनी भी इनपुट सप्लाई थी वो सारी की सारी आपने जो है AC के अंदर जो है कन्वर्ट कर ली। AC टू DC कन्वर्टर्स, ठीक है, मॉसफेट डायोड्स के अलावा जब आप इनको देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है थायरिस्टर के केस में डायोड में तो था जैसे ही ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो इसने ऑन हो जाना है। तो अब थायरिस्टर्स के केस में आप कंट्रोल कर सकते हैं अल्फ़ा एंगल के थ्रू, ठीक है, टर्न ऑन एंगल अल्फ़ा के थ्रू कि कब जाके आपके पास जो है थायरिस्टर ऑन हो। तो आउटपुट आपके पास ज़ीरो आती रहेगी जब तक कि आप थायरिस्टर को ऑन नहीं करेंगे, और जब एक दफ़ा ऑन हो जाता है तो आइडियल केस में वो फिर आगे चलता रहेगा जब तक कि ज़ीरो तक नहीं आप पहुंच जाते। उसके बाद जो है जब सेकंड साइकिल आ गया तो दोबारा जो है ये भी ऑफ था, ये भी ऑफ है। तो सेकंड साइकिल के अंदर ऑन करने के लिए फिर आप इंतज़ार करेंगे जब तक कि ये अल्फ़ा की पल्स नहीं आती। तो लेट से सिमेट्रिक रखते हैं तो इतनी ही टाइम ड्यूरेशन के बाद आप अल्फ़ा की पल्स देते हैं, डिवाइस ये ऑन हो गई और ऑन होने के बाद ये फॉलो करेगी इनपुट वेव फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि अगर आप डायोड से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में जहाँ पे आपके पास डायोड में फिक्स्ड एक आउटपुट आ रही थी, यहाँ पे आप अल्फ़ा से चेंज करने से जो है आउटपुट के ऊपर DC वैल्यू जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा सेपरेट रखा गया है उसके डायोड रेक्टिफायर्स के सिनेरियो से। और लास्ट में हमारे पास जो है AC टू AC कन्वर्टर्स का सिनेरियो आ जाता है, जिसको हम चाहें तो मल्टीपल डिवाइसेस से भी अचीव किया जा सकता है, ठीक है। कि जी आप क्या करें कि यहाँ पे एक इस तरीके से लगा दें थायरिस्टर, ठीक है, और एक थायरिस्टर जो है वो आप इस डायरेक्शन के अंदर लगा दें और इनको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर दें इनके गेट टर्मिनल्स को। तो उस केस में क्या है कि जी पहले इसको ऑन कर दें, तो पॉजिटिव पल्स देंगे तो ये वाला ऑन हो जाएगा, नेगेटिव पल्स देंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला ऑन हो जाएगा। लेकिन इसी को अचीव करने के लिए क्योंकि हमारे पास एक सिंगल डिवाइस भी है ट्रायैक, तो आपने जब ट्रायैक लगाया होगा यहाँ पे आपके पास गेट है, तो इसका मतलब है ये है MT2 और ये है MT1, ठीक है। तो MT2 और MT1 आपके पास आ गया, तो जब ये पॉजिटिव है आप इधर पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करेंगे तो ये आपके पास ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये इसी को फॉलो करता रहेगा, जैसे ही ज़ीरो पे पहुंचेगा ये खुद ब खुद, क्योंकि ट्रायैक लगा है, डिवाइस आपके पास ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने के बाद आपने क्या करना है, जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल में आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव पल्स दी थी। नेगेटिव साइकिल के केस के अंदर जो है ना आप यहाँ पर से
एक नेगेटिव पल्स प्रोवाइड करेंगे। जब आपने जो है यहाँ पर नेगेटिव पल्स प्रोवाइड की तो उस केस के अंदर आपके पास जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है ये ऑन हो जाएगा और आउटपुट फिर आपके पास इस तरीके से आने लग जाएगी। तो अगर ये फासला जो है सिमेट्रिक रखेंगे तो आपके पास डीसी लेवल आउटपुट में कोई नहीं आएगा और प्योर एसी सिग्नल ही रहेगा, लेकिन आपने एसी टू एसी सिग्नल की मैनिपुलेशन कर ली। ये बिल्कुल ही सिंपल से अभी सर्किट्स के साथ जो है ना, मोस्ट सिंपल सर्किट्स के साथ आपको बताया गया कि कैसे इन्हीं स्विचेस को इस्तेमाल करके तमाम किस्म के कन्वर्टर बन सकते हैं। तो इन सारे कन्वर्टर से रिलेटेड जब हमने एनालिसिस करना हो तो एनालिसिस के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हमें पता हो कि जी कैसे आरएमएस और डीसी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। इसीलिए जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला जो लेक्चर स्लाइड्स थे उसमें ये सारा बताया गया था। फुल वेव अगर आपके पास साइनोसॉइड है उस केस में आरएमएस वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, इस तरह से वैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक सिग्नल है जिसके अंदर अच्छा आरएमएस वैल्यू जो है ना इन जनरल जो आपके पास यहाँ पे आया है उसको हम लिख सकते हैं इफ़ द सिग्नल इज़ सम ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स, तो ओवरऑल आरएमएस आपके पास होगी लेट्स से डीसी सिग्नल था उसका स्क्वायर प्लस पहले सिग्नल की आरएमएस, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, सो ऑन टू एन। तो ये इन क्वाड्रेचर आपके पास ऐड होगा। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ टिपिकल किस्म के सर्किट्स हैं जो कि आगे जाके आपके पास आएंगे। ये वाले जो हैं ये ख़ास तौर पे डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स के केस में आपके पास आएंगे। तो वहाँ पे जो है हम ये इनकी आरएमएस वैल्यू अगर हमने एवेल्यूएट करनी हो तो उसको करने का तरीक़ाकार जो है यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। स्लाइड के जो है ये लेक्चर यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं अभी जो है फ़ौरन जो है आगे पावर डायोड्स वाला पोर्शन भी स्टार्ट करूँगा क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम टाइम है मिड के आने तक, तो हमने ये टॉपिक्स पूरे जो है ना कवर करने हैं। अच्छा जी, तो आप लोगों ने अभी जो है लास्ट लेक्चर के अंदर आपने जो है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तकरीबन तमाम को डेप्थ के अंदर थोड़ा ओवरव्यू उनका देखा था और उनका आपस में कंपैरिजन देखा था, कहाँ पे आपके पास जो है कौन सी डिवाइस सूटेबल है और कहाँ पे कौन सी डिवाइस को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उससे रिलेटेड आपका जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ पे आपका क्विज़ लिया जाएगा, जो क्विज़ नंबर 1 है आपका, ठीक है। तो उसके अंदर यही होगा कि मुख्तलिफ सर्किट्स के अंदर के जी इनपुट ये आ रहा है आउटपुट ये आ रही है, बताएं कौन सी डिवाइस है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, सिंबल आपको उसका पता होना चाहिए, उसका साथ में जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसको ज़्यादा जो है फर्दर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा Q&A सेशन के अंदर, ये सेकंड पोर्शन के। तो अभी जो हमने चीज़ करनी है वो हमने जो पहली पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस थी, अब ज़रा इसको हम थोड़ा डेप्थ के अंदर देखते हैं, जो कि हमारे पास ये पावर डायोड है। तो ये सारा कुछ तो आपको इसका जो है ना बेसिक स्टार्ट में दिखा दिया था कि नॉर्मल डायोड की निस्बत आपके पास एक n- रीजन या इंट्रिंसिक रीजन यहाँ पे मौजूद होता है। तो आपको ये भी पता होगा कि डायोड का जो करंट है उस बेसिकली जो है उसका रिलेशन आपके पास ये होता है IS, आपके पास लीकेज करंट है, तो e⁻ VD ओवर NVT -1 ये आपके पास डायोड करंट का रिलेशन है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जी अगर आपके पास डायोड के क्रॉस जो है वोल्टेज VD जो है वो आपके पास 0.7 से ज़्यादा हो, तो जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें से ये -1 की टर्म जो है ये आपके पास नेगलेक्ट हो जाती है और रिज़ल्ट IS VD ओवर e⁻ VD ओवर NVT रहता है। तो IS आपके पास जो है डार्क सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट है, VD अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड है, N आपके पास जो है आइडियलिटी फैक्टर है जो कि 1 से 2 के दरमियान में होता है, और जो VT आपके पास है वो है थर्मल वोल्टेज, ठीक है, और ID जो है ये नेट डायोड का करंट है। अब ये जो थर्मल वोल्टेज है ये आपके पास डिपेंड करती है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के ऊपर, T थर्मल जो है आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन के ऊपर, और Q जो है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
और इसको जब आप एवेल्यूएट करें तो एट 300 केल्विन ये तकरीबन आपके पास 25.7 मिली वोल्ट इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये जो इस तरह स्टैंडर्ड डायोड होता था उसी तरीके से इस डायोड में भी आपके पास यही बिहेवियर रहेगा। जो फ़र्क आपके पास एक होता है वो आपके पास जो है ये इंट्रिंसिक लेयर का है, इंट्रिंसिक रीजन का। तो इसको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि टिपिकली P+ के ऊपर अगर डोपिंग लेवल होल्स का जो था वो आपके पास 10 to 19 आपके पास जो है डोप्ड एटम्स होंगे पर सेंटीमीटर क्यूब एज कंपेयर टू जो आपके पास है ठीक है, एज कंपेयर टू जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि एवोगैड्रोस नंबर के करीब होते हैं। तो उसके हिसाब से देखें तो ये आपके पास अगर 10 to 23 नंबर ऑफ एटम्स के अंदर से 10 to 19 एटम्स जो हैं आपके पास डॉप्ड होंगे, तो ये रेशो वाइज अगर देखें तो ये आपके पास बनता है कि 1 in 1 in 10,000 जो है ना आपके पास एटम डॉप्ड होता है। तो 10,000 एटम नॉर्मल है और एक को आपने डॉपिंग की, तो ये काफ़ी इतना हाई कोई डॉपिंग लेवल नहीं है। इसी तरीके से आपके पास जो सबस्ट्रेट है उसको भी आपने जो है इसी हिसाब से डॉप किया हुआ है, ये दोनों का लेवल सेम रखा है। पर जो बीच में आपके पास जो ये इंट्रिंसिक रीजन है, ठीक है, वहाँ पे जो डॉपिंग लेवल है वो इसके मुकाबले में जो है अगर देखा जाए तो ये 10 to the power of 5 टाइम्स, मतलब 1,00,000 गुना जो है कम है। इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो 1,00,000 गुना कम आपके पास जो है ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि अगर ये कंडक्टर के थोड़ा बहुत करीब है, ठीक है, तो उसके मुकाबले में ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा आपके पास जो है इंसुलेटर के करीब है। तो बहुत ही लो जो है आपके पास डॉपिंग है। N- लो डॉपिंग layer inserted between the high doped P+ and N+ region. This enables the device to withstand high reverse biased breakdown voltage. वो क्योंकि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन है वो आपके पास कंडक्टर्स के अंदर ना बहुत तेज़ी से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होती है, जो कि एक तरीके से आपने देखा भी होगा कि अगर कोई एक स्फीयर है आपके पास मेटेलिक, ठीक है, गॉसियन लॉ के हिसाब से, तो उसके अंदर आपके पास जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, जिसका मतलब है कि सारा का सारा अगर कोई भी चार्ज उस पर प्रोवाइड करते हैं, सारा का सारा चार्ज आपके पास एक्सटर्नल बाउंड्री के ऊपर होता है और बीच में उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होती है। तो इस ज़ीरो पॉइंट से लेके उस आउटर बाउंड्री पे जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास, बहुत सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करती है। जबकि इसी के मुकाबले में जब आप इंसुलेटर्स के केस में देखते हैं, ठीक है, जैसे कैपेसिटर के केस में, डाइलेक्ट्रिक में देख लें, तो इंसुलेटर के केस के अंदर कंडक्टिव क्योंकि वो एलिमेंट्स नहीं होते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है आपने अगर इस डायरेक्शन में आप ई को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पास रिलेटिवली स्लोली मूव करती है। तो यहाँ पे काम क्या किया गया है कि एपिटेक्सियल लेयर को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से आपके पास लेट से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस जगह के ऊपर जो है ये डिस्टेंस है और इस साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको अगर ड्रा करें तो हमें पता चलता है कि जी यहाँ पर से ये जो जंक्शन की वैल्यू है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सडनली हाई वैल्यू पे आ जाती है। N+, हाँ, यहाँ पे रिड्यूस करना है, और ये P to N- मेन जंक्शन तो बेसिकली यहाँ पे था, सॉरी इसको इस तरफ को मैं सारा बनाता रहा हूँ, मेन जंक्शन यहाँ पे आपके पास आ रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सडनली जो है इंक्रीज़ कर जाएगी, लेकिन आगे क्योंकि आपने इंट्रिंसिक रीजन जो कि आपके पास नियरली जो है आपके पास जो है इंसुलेटर के करीब है, जब उसके क्रॉस देखेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास स्लोली मूव कर रही होगी जब तक कि ये इस रीजन पे पहुँचता है, जिसके बाद जो है ये रिमेनिंग जो है ये ज़ीरो पे पहुँच जाएगी। जैसे ही यहाँ पे हाई कंडक्टिविटी पे आएगा तेज़ी से ये ज़ीरो पे आ जाता है।
ये उस केस में है जब आपने डिप्लीशन के अंदर रिवर्स जो है आपके पास हो है, नोड जो है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जितनी भी वोल्टेज आपने अप्लाई की है वो वोल्टेज डिस्टेंस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन के अंदर आएगी। ठीक है जी, इसका रिलेशन बल्कि आगे लिखा हुआ है E इज इक्वल टू वी ओवर डी। ठीक है जी, तो E इज इक्वल टू वी ओवर डी। तो डिस्टेंस के हिसाब से जो है ना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो वोल्टेज जितनी भी आपने अप्लाई की थी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है ना वो चेंजेस के तौर पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना आपके पास वोल्टेज जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ओवरऑल आप इसको ना इस टर्म्स में देख सकते हैं कि कैसे ये टोटल जो वोल्टेज है ये डिप्लीशन रीजन में कन्वर्ट हो रही है और डिप्लीशन रीजन की वजह से जो है ना आप इसको ब्लॉक कर पा रहे हैं। अच्छा, तो अब इशू क्या है कि अगर तो आपने ये इंट्रिंसिक रीजन नहीं लगाया हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सडनली थोड़ी सी भी आपने वोल्टेज अगर करनी है तो वो ये बहुत तेज़ी से जो है उस लेवल तक पहुंच जाएगा और आपके पास क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे ही ज़्यादा होगा ब्रेक डाउन अगर कर गया। पर इधर आपने क्या किया है, इधर आपने जो है यूज़ किया है बेसिकली इंट्रिंसिक रीजन को, जिसकी वजह से बेशक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एरिया में बढ़ती है लेकिन जो है ये एन माइनस जो एरिया है ये आपके पास उस बहुत ज़्यादा वोल्टेज को डिप्लीशन रीजन को एक्सटेंड करके बहुत ज़्यादा वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। तो इसकी वजह से जो है इसकी थिकनेस ही बेसिकली आपके पास डिटरमिन करती है कि कितनी वोल्टेज को आप ब्लॉक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब तक आप जो वोल्टेज आपके पास जो आ रही है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होगी तो इसका मतलब है कि ये लेट से इस केस में इतना एरिया यहाँ पे डिप्लीशन में है और इतना एरिया इधर है। जब आप जो है और भी ज़्यादा वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये डिप्लीशन एरिया जो है थोड़ा सा और बढ़ता जाएगा और ऑफ कोर्स जैसे ही क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँचेगी वहाँ पे ब्रेक डाउन आपके पास अकर कर जाएगा। तो मेन इसको लगाने का मकसद ये होता है हमारे पास कि वोल्टेज जो है हम कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्लोली चेंज हो और क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम ना पहुँचें। अच्छा जी, तो ये वही एक ब्रेकडाउन के केस का सिनेरियो इधर शो किया जा रहा है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन कैसे आ रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन को जब हम देखते हैं तो हमारे पास पी टाइप के अंदर जो है इधर आपके पास पी टाइप जो है होल्स वाले रीजन्स के अंदर जब डिप्लीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये नेगेटिव जो है ना ये एरिया सारा नेगेटिव है, तो उसके अंदर जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बढ़ गई। उसके बाद आप जो है ये वाला जब डिप्लीट करेंगे तो इसके अंदर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे, पर ये क्योंकि इकट्ठे नहीं हैं, हाई डेंसिटी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हैं, तो यहाँ पे आप समझें कि ये तकरीबन स्लो जो है ना यहाँ तक पहुँचता है और ये एक तरह का ना इस तरह का बिहेवियर टेंट की तरह का आता है। इतना बिल्कुल ये आइडियलाइज्ड करके इस तरह बताया हुआ है। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे पहुँच के उसके बाद यहाँ पे दोबारा आपके पास हाई डेंसिटी के अंदर जो है ना प्लस आ रहा होता है और यहाँ पे तेज़ी से जो है ना ये वापस 0 तक आते हैं। तो जब तक तो जितनी भी आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो सारी की सारी वोल्टेज जो है ना इधर आपके पास जो है डिप्लीशन रीजन के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन में आ रही होगी। बेसिकली ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डिस्टेंस इधर है, इसका एरिया हमारे पास है वोल्टेज। तो जितने एरिया तक ये क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पे पहुंचेगा जिसको अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं ई क्रिटिकल टाइम्स विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन या ये जो है इंट्रिंसिक रीजन, वो हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास अच्छा क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड 10 to 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो अगर आपने जो है 500 वोल्ट तक का आप चाह रहे हैं कि आप जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज आपके पास हो, तो आपने निकालना है कि जी ये इंट्रिंसिक रीजन की विड्थ कितनी रखी जाए। तो आप क्या करेंगे
500 को 10⁵ से डिवाइड करेंगे तो ये 50 माइक्रोमीटर आपके पास आ गया कि जी इतनी चौड़ाई का जो है आप ये एरिया बना दें। तो आप बेसिकली जो है इस क्योंकि क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपके पास फिक्स है, उसकी बेस के ऊपर आप डिटरमिन करेंगे कि डिवाइस को कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कितनी उसकी विड्थ हो। और यहीं पे वो जो मैंने पहले भी एक पॉइंट बताया था कि जी सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर ये वैल्यू 10 टाइम्स हाइयर है, तो इसका मतलब है कि अगर सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता तो ये आपके पास 5 माइक्रोमीटर के अंदर ये आपने चीज़ अचीव कर लेनी थी। और 5 माइक्रोमीटर कितना है कि जी ये तो स्टैंडर्ड हमने 10 माइक्रोमीटर का ये बनाया था और 250 माइक्रोमीटर का हमने ये सबस्ट्रेट बनाया हुआ था। तो इस केस में बेसिकली हमारे पास जो है इस केस के अंदर जो है ना हमारे पास ये तमाम थिकनेसेस रिड्यूस हो सकती हैं सिलिकॉन कार्बाइड के केस में, या दूसरे अल्फाज में अगर हमने हाई थिकनेस का रखना है तो हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज को ब्लॉक कर सकते हैं। इधर और देख लें, लो वोल्टेज लो डॉप्ड एन माइनस इंक्रीजेज द ब्रेक डाउन वोल्टेज नीडेड फॉर द सेम क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो अगर आपके पास जो है वोल्टेज वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम है तो रिवर्स्ड बायस्ड कंडीशन के अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास जो डिप्लीशन रीजन है वो इतने एरिया तक एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे इसके अंदर जो है ना और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, पर किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके जो है आपके पास ये जो है क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड तक नहीं पहुंचती। ठीक है, अगर वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो आप यूँ समझ लें कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ये एरिया जो है एक्सटेंड भी करता जाएगा और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट तक जो है ना वो बढ़ती जाएगी। एग्जैक्ट जंक्शन के ऊपर जो है ये इस पे पीएन जंक्शन के ऊपर यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती होगी। जब आप फॉरवर्ड बायस में लेके जाते हैं, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और एन माइनस को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में आपके पास जो है अभी भी कुछ ना कुछ एक डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि जी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो नेगेटिव आपके पास जो है चार्जेस नेगेटिव जो है आयंस अवेलेबल होंगे, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल होंगे, लेकिन जो है ये होगा इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज देखेंगे तो वो आपके पास होगी 0.7 वोल्ट्स या 1 वोल्ट, जो भी फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आपके पास आ जाता है। आप ये करेंगे तो यहाँ से उससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसको ओवरकम करके चार्जेस आपके पास यहाँ पे मूव कर जाएंगे इंट्रिंसिक रीजन के अंदर, जहाँ पे ये चार्जेस जो हैं ये ऐड होते होते इसकी जो है कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और उस चीज़ को कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन कहते हैं। जब आप जो है ये चार्जेस इंसर्ट करके इंट्रिंसिक रीजन के अंदर चार्ज एक्सेस चार्ज इसमें भेजते हैं और चार्ज डेंसिटी बढ़ा देते हैं उसकी, या फ्री चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आपके पास बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड के अंदर ये वाला बेसिकली आपके पास ऑपरेशन हो रहा होता है। तो इधर से आगे वाला जो है ये इसको ऑन और ऑफ के अंदर जो मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था, अब ज़रा हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे पिन डायोड के केस के अंदर, इसको पिन डायोड इसलिए कहते हैं कि ये पी टाइप रीजन है, इंट्रिंसिक रीजन है और एन टाइप रीजन है, इसको पिन डायोड भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, और ये जो डिटेल्स हैं ये आपके पास एरिक्सन ऑथर है, उसकी जो बुक है फंडामेंटल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वहाँ से ली गई है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके ये सारी डिटेल्स एडिशनल पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके, अभी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग पूछ सकते हैं।